हम इंस्टाग्राम मालूम का नहीं रील डालते हैं कि हमें मालूम तुम्हारी कम दिखे हो, चड्डी बनियान ज़्यादा दिखे हो। हाँ, जैसे हमने अपनी डाली कि हम कोई अच्छे संदेश दिए हैं, वो नहीं दिखे हो, और चड्डी बनियान तुम ज़्यादा देखे हो, तो हमारो वीडियो हुई है खराब, तो हम डालें का एक मारे गलत कह रहे। और का। और सबसे बड़ी ताज्जुब मालूम का होता है, पता नहीं ये लोग कैसे फिल्टर लगा देते, इतने गोरे गोरे दिखाई पड़त हैं। रिकॉर्ड होने दे, तब तुम चाहते ही तुम लोग सुने समझे, तुम लोग जो बंद करते हो तमाशा, रियल बताए रहे। और इतने सुंदर लगत, फिर तुम्हें जा लगे कि हाय हम इन्हें हकीकत में देखते ये कितनी बुरी लगती थी, वो आज ये अप्सरा लग रही। क्वेश्चन नंबर पहला बताए दो। हाँ तीसरा है वो, इंस्टाग्राम हूँ बिजी हुई गई। क्वेश्चन नंबर पहला, इंस्टाग्राम में तो आदमी बौरानो ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला बताओ भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सील नहीं स्थल होना चाहिए। हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी झोली में, ऑप्शन दीजिए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। अब बातचीत ना करना, एक एक प्रश्न बहुत खूबसूरत है। बताओ, हड़प्पा के तमाम स्थल प्राप्त हुए, लेकिन एक स्थल ऐसा है इनमें से जहां से किसी प्रकार की शिल्प कला प्राप्त नहीं हुई। शिल्प कला का मतलब होता है कि वहां पर कोई निर्माण नहीं होता था। बताओ, बालाकोट है कि चन्हूदड़ों है कि नागेश्वर है कि मांडा है, जहां पर किसी भी शिल्प कला का कोई प्रमाण नहीं। अब मैं बताऊं, मांडा, पूरा क्वेश्चन ध्यान सुनना और व्याख्या नोट करो। मांडा एक स्थल पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और ये चिनाव नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? चिनाव नदी के तट पर है। तो ये जो स्थल है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर कहाँ पड़ता है? उत्तर में पड़ता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। तो बाबू यहाँ पर खुदाई के दौरान कोई ये कहो कोई शिल्प कला, कोई आभूषण वगैरह प्राप्त हुआ हो, तो ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। सुनते रहे ना। अब हम बालाकोट की बात करें, बालाकोट से सांप की बनी, वो सॉरी सीप की बनी चूड़ियां प्राप्त हुई। सीप की बनी चूड़ियां, किसकी बनी चूड़ियां? सीप की बनी चूड़ियां प्राप्त हुई। और बालाकोट सबको याद होना चाहिए कहां पर है? पाकिस्तान में। आपको याद होना चाहिए इसी बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारत ने, पुलवामा हमले के विरोध में। ठीक, आगे आ जाओ। नागेश्वर, नागेश्वर पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और नागेश्वर से शंख से बनी चूड़ियां प्राप्त हुई। शंख से बनी चूड़ियां, शंख से बनी चूड़ियां प्राप्त हुई। ठीक, क्लियर है। बालाकोट पड़ता है पाकिस्तान में, यहाँ सीप की बनी चूड़ियां प्राप्त हुई, तो शिल्प कला का मिला। नागेश्वर से गुजरात, नागेश्वर गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर शंख से बनी चूड़ियां प्राप्त हुई। और मांडा से कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक, मांडा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, जो किस नदी के तट पर है? चिनाव नदी के तट पर है। अब आगे सुनो, सबसे इसमें जो चन्हूदड़ों है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। चन्हूदड़ों स्थल जो है, ध्यान सुनना, ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, और सिंधु नदी के किनारे पर है। इसके ऊपर अभी हाल ही में एसएससी में 2-3 प्रश्न बने हैं। पहला प्रश्न ये बना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर एक भी दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ, एक भी गढ़ प्राप्त नहीं हुआ? तो वो था कौन सा? चन्हूदड़ों। एक भी गढ़ प्राप्त नहीं हुआ है, एक भी दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ, यानी किला प्राप्त नहीं हुआ। और चन्हूदड़ों ही एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ से वक्राकार ईंट प्राप्त हुई थी। वक्राकार ईंट प्राप्त हुई थी। और चन्हूदड़ों सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। कौन सा केंद्र था? औद्योगिक केंद्र। औद्योगिक केंद्र का मतलब ये हुआ यहाँ पर तमाम प्रकार के बिजनेस होते थे। जैसे अपने आसपास में जो कौन सो है पनकी औद्योगिक केंद्र हुई गो, औरिया का पाता प्लांट औद्योगिक केंद्र है, यहाँ पर मनका बनते थे। ठीक है, इसके बाद मोतियों का कारखाना था, दुनिया भर की चीज़ें बनती थीं। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक स्थल कौन सा था, तो चन्हूदड़ों पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे पर था। यहाँ से बकराकार ईंटें प्राप्त हुई, मनका बनाने का कारखाना था, मोतियों को बनाने का कारखाना था। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ, कायदे से समझ में आया? क्वेश्चन नंबर दूसरा बताओगे?
दूसरा बताओ, आराम आराम बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, ना भागे जा रहे ना तुम भाग रहे हो। हाँ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में, सारनाथ या वैशाली? बताइए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था और किसको दिया था? अब जरा इसके बारे में अगला क्वेश्चन तुम बताइयो। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद आए, और आने के बाद उनके जो 5 शिष्य थे, डिटेल सुनते रहो और डिटेल बहुत अच्छी बताएं तुम लोग, मजेदार। जो 5 शिष्य थे जिन्होंने उनको भगा दिया था पहले, और जब वो ज्ञान प्राप्त करके आए तो सबसे पहले उन्हीं 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। और कहाँ दिया था? सारनाथ में। इस उपदेश को आपको मालूम होगा धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और यह उपदेश उन्होंने किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। देखिए पाली भाषा क्या होती है इसके बारे में समझ लो। सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी पूरे भारत में, संस्कृत के बाद आई पाली। संस्कृत और पाली में इतना अंतर है कि कुछ हलंत विसर्ग हटा दी गई, लगभग ये समझिए संस्कृत के 90% शब्द लिए गए। ठीक, पाली भाषा में दिया था पहला उपदेश। और पाली पहली लोकल लैंग्वेज और है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की प्रथम देश भाषा, लोक भाषा, तो पाली बता देना, जिसको आम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज किया। एक बात और समझो, सारनाथ में पहला उपदेश दिया तो पवित्र स्थल हो गया। सारनाथ में इसी वजह से कि स्तूप और बनाया गया महात्मा बुद्ध का, और उस स्तूप का नाम क्या था? धमेक। कौन सा स्तूप था? धमेक स्तूप। कहाँ पर है? सारनाथ में है। क्लियर है? तो महात्मा बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, पाली भाषा में दिया था। और इसी वजह से यहाँ पर कौन सा स्तूप बना है? तो धमेक स्तूप बना है। खोपड़ी में क्वेश्चन डाल लो, फीड कर लो। हमारे हिसाब से अब याद हुई गो, ये हुई गो याद, बैठी हो याद हुई गो। हाँ, और कल ना बताए पाई तो फिर सब मुंडी हिल जाए तुम्हारी। हम बिल्कुल धीमे धीमे पढ़े, बताऊँ काखा खा बोले, मंत्र अपने घरे रख लें। चलिए हम व्याख्या अच्छी करें, लेकिन बोले हो नहीं बीच में। तो किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई? कुमार संभवम की, मालती माधव की, किरातार्जुनीयम की, कि किरातार्जुनीयम और कुमार संभव दोनों की? दोनों की। अच्छा, वेरी गुड। तो मैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपया के नाम दें। कालिदास ने केवल कुमार संभवम लिखा है। ठीक है, कुमार संभवम, इसको नोट कर लो। कालिदास की रचना का नाम कुमार संभव है। और अगर मालती माधव पूछा जाए, आनंद बताओ मालती माधव किसने लिखा है? भव भूति ने लिखा है। पागलन जैसे बैठे हो, मालती माधव लिखा है भव भूति ने। और अगर तुमसे पूछा जाए, तुम बताओ कि किरातार्जुनीयम किसने लिखा है? अब बातचीत ना करो, आज बढ़िया PDF है। कुमार संभव तो लिखा है कालिदास ने, मालती माधव लिखा है भवभूति ने, और आपको ये बताना है किरातार्जुनीयम किसने लिखा है। बैठे हैं सब, जलगत मौनी अवस्था चल रही हो। भारवी किसने लिखा है? भारवी ने लिखा है। तीनों पुस्तक को नोट कर लो। कुमार संभव कालिदास, मालती माधव भवभूति, और किरातार्जुनीयम किसने लिखा है? तो भारवी ने। बाची ना करो, इधर देखो बोर्ड पर। अबे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं यहाँ में, एक एक प्रश्न की व्याख्या तो सुन लो। क्लियर हो गए? याद हो गए? तीनों पुस्तकें। अगला प्रश्न बढ़ाएं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो आओ, इस पे बहुत लंबी डिटेल पे चर्चा करें आज हम, ये बात ना करना। फुतुहात ए फिरोज शाही में क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का वर्णन है, तो पहले सुन लो। फुतुहात ए फिरोज शाही जो पुस्तक है उसमें फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। किसका वर्णन है?
फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन फुतुहात ए फिरोज शाही में है और इस पुस्तक को खुद फिरोज शाह तुगलक ने ही लिखा था। अब जरा हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ पॉइंट जान लें, जरा समझ लो, नोट कर लो, जो इंपॉर्टेंट है तुम्हें मालूम नहीं। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि चांदी और प्लस तांबा का मिश्रित सिक्का चलाया। किसका किसका? चांदी और तांबा का मिश्रित सिक्का चलाया, जिसका नाम अद्दा और बिख रखा। क्या रखा? अद्दा और बिख रखा। नोट किया जाए इस क्वेश्चन को कि किस शासक ने चांदी और तांबा का मिश्रित सिक्का चलाया था और जिसका नाम अद्दा और बिख रखा, तो वो कौन व्यक्ति था? फिरोज शाह तुगलक। दिमाग में आया? ठीक। दूसरा ध्यान रखना कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि 24 करों को समाप्त किया था। अब आनंद सुन लो, नहीं मालूम है क्यों बात तुम्हें। 24 करों को फिरोज शाह तुगलक ने बिल्कुल समाप्त कर दिया था। ठीक, ये भी क्वेश्चन आया है कि फिरोज शाह तुगलक ने कितने करों को समाप्त किया था? 24। लेकिन उसने क्या किया कि शरीयत में, इस्लाम में जो 4 कर थे उनको लागू कर दिया। 24 तो समाप्त कर दिए। इस्लाम में 4 करों का वर्णन है, 4 टैक्सों का वर्णन है जो पब्लिक से लिए जाएंगे, उनको लागू कर दिया। कौन कौन से 4 कर थे? एक तो उसने लागू किया बाबू खराज। खराज, खराज बोलते हैं लगान को। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट समझे आज। खराज, खराज किसको बोलते हैं? लगान को, जो किसानों से वसूला जाएगा। ठीक, ये पहला कर वसूला, ध्यान से सुनना। दूसरा उसने समझा वसूला है खुम्स। खुम्स जो है युद्ध में लूटा गया माल। तो युद्ध में लूटा गया माल जो जैसे तुम लूट के लाए तो उसका हमें कर दे दो, 50% हमें दे दो, हाँ 80% हमें दे दो, 20% तुम रख लो। यानी खुम्स जो था, एक क्वेश्चन आया था कि युद्ध में लूटा गया माल क्या कहलाता था? तो खुम्स कहलाता था दिल्ली सल्तनत में। इस पर भी कर लगता था। तीसरा सुनना, तीसरा बाबू है इस्लाम में एक जायज कर माना गया है जकात। जकात एक इस्लामिक कर है। जकात का मतलब होता है शुद्धिकरण या दान करना, और जकात में कहा जाता है केवल मुसलमानों से लिया जाता था, हिंदू नहीं देंगे। मुसलमान अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान करें, मुसलमान अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान करें, ये अनिवार्य था। इसी को क्या बोलते थे? जकात। और चौथा कर बाबू इसने वसूला है, इसका नाम है जजिया। जजिया लगता था गैर मुसलमानों पर। गैर मुसलमान जैसे हिंदू है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, ये लोग रहते थे, इनसे लगता था जजिया। तो हमारे मुल्क में रह रहे हो, हमारे शासन में रह रहे हो, तो तुमको जजिया कर देना पड़ेगा। ये 4 कर वसूले हैं, कौन कौन से? खराज यानी लगान, खम्स यानी युद्ध वाला, जकात मुसलमानों से, और जजिया गैर मुसलमानों से। आगे सुनो, इसने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 शहरों की स्थापना की थी। 300 शहर। कितने शहर बसाए? लगभग 300 शहर। कौन कौन से? देखो, एक तो बसाया था हिसार। हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। दूसरा बसाया था फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, ये फेमस बता रहा हूँ। तीसरा बसाया फतेहाबाद। फतेहाबाद भी हरियाणा में पड़ता है। और चौथा सबको मालूम होना चाहिए, जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। तो जौनपुर की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की है अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। ठीक, ये मर गए और मरने के बाद इनका मकबरा बनाया गया। कहाँ पे? जब आप दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में इनके मकबरा के नाम से मेट्रो स्टेशन भी है, हौज खास। अब मेट्रो स्टेशन हौज खास पर रुकेगी। तो हौज खास जो दिल्ली है, हौज खास, वो इनका क्या है? मकबरा है, वो है दिल्ली में। बात पूरी पल्ले पड़ी, समझ में आया? ठीक, 300 शहर बसाए दे, बताओ उस समय, यानी एक शहर नहीं बस पाए रहो है। समझ रहे हो? हटाए दें, इधर से हटा रहे, दिमाग से ना हटाई दियो। अब ना कहियो तेज तेज पढ़ाए रहे। क्वेश्चन नंबर ए, लड़के बात बहुत करता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1876 में। 1876, वेरी गुड। और पढ़ लो दोबारा, 1876।
तब तो क्रांति हुई रही थी अंग्रेजों से। 1576 में है नहीं, कोई बात नहीं, 1576 कर लो, हम समझ गए, टाइप वाले ने गड़बड़ कर दो। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, किसके किसके बीच में? अकबर और अकबर थे। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। और इसी युद्ध की चर्चा की वजह से महाराणा प्रताप फेमस हैं। घास की रोटी खाई महाराणा प्रताप ने भैया बहुत त्याग किया, झुके नहीं थे। अकबर की केवल एक ही तमन्ना थी कि महाराणा प्रताप हमसे केवल संधि कर लें, हम सब कुछ लौटा दें। महाराणा प्रताप लेकिन नहीं माने। महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप है भाई। चेतक, चलो इस प्रश्न के बारे में थोड़ा हम डिटेल से बताए हैं, क्योंकि तुम लोग पढ़ लेता दो, जानकारी नहीं है। जयपुर की विख्यात इमारत सुन लेना। हवा महल एक बहुस्तरीय महल है। बहुस्तरीय का मतलब कई मंजिल ऊंचा है। इसका निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया था। तो आपको ये बताना है कि जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण किस सन में कराया था? 1799 कि 1699 की? अब जरा ये बताओ, मान गए 1799। इसका नाम हवा महल क्यों रखा गया और ये बनवाया क्यों गया था, बताइए। मैं बताऊं, इसका नाम हवा महल इस वजह से इसमें हवा हवा नहीं आती है, ये गलत फहमी है तुम्हारी। हवा महल में 950 झरोखा हैं। कितने झरोखा हैं? 950 झरोखा हैं। और ये झरोखा इस वजह से बनाए गए थे कि महिलाएं इन झरोकों से झांक कर जब राज दरबार में शाही जुलूस निकले तो उसको देख सकें। केवल इसी वजह से, क्योंकि पर्दा प्रथा लागू थी, तो वहां पर एक सिस्टम था कि 950 झरोखाएं छोटे छोटे हर चारों तरफ जंगला टाइप के, हाँ तो रोशनदान, तो उसमें महिलाएं झांक कर शाही जुलूस जो है अपने राज दरबार का देख सकें। इसी वजह से हवा महल का निर्माण कराया गया था, केवल महिलाओं के लिए। साथ बताओगे? इस प्रश्न को हम डिटेल से बताएं और नई जानकारी दी है। थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाए इसको, है। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? अब इसके बारे में चर्चा सुन लो। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ और इसमें संधि क्यों हुई और क्या क्या टीपू सुल्तान को अपना देना पड़ा? 1790 से और 92 के बीच की घटना है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। आंग्ल मैसूर युद्ध का रीजन सुनना। एक तरफ है टीपू सुल्तान, सुन लो, हकीकत कम मालूम हुए। एक तरफ है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों की तरफ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब दिमाग लगाना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक अफवाह उड़ा दी कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों की मदद कर रहे। किसकी मदद कर रहे? फ्रांसीसियों की मदद कर रहे। और ये अफवाह किसमें उड़ा दी? दिमाग देखो, टीपू सुल्तान कर रहे फ्रांसीसियों की मदद, कॉर्नवालिस ने अफवाह उड़ा दी। और किसके लिए उड़ा दी? ये कहा किससे जाके? मराठों से जाके कहा कि देखो तुम उन्हें अपना मान रहे हो, टीपू सुल्तान जा रहे हैं फ्रांसीसियों की तरफ। और साथ में निजामों से कहा, जो हैदराबाद के लोग थे, राजा थे, उनसे कहा कि देखो तुम कर रहे टीपू सुल्तान की मदद और टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के दलाल बने बैठे हैं। और कॉर्नवालिस ने कहा ये मराठा और निजाम, तुम्हारा मराठा निजाम का ये विरोध कर रहे। तो टीपू कॉर्नवालिस जो मराठा और निजाम थे वो टीपू सुल्तान से नाराज हो गए। उनने कि अब कराओ युद्ध इससे, और मराठा निजाम कॉर्नवालिस के साथ हो गए, इससे युद्ध कराओ और इसको कब्जा में लो। युद्ध से पहले ही भाई टीपू सुल्तान अकेले पड़ गए, वे संधि को तैयार हो गए। और जो संधि हुई तो इस संधि का नाम क्या रखा गया? श्रीरंगपट्टनम की संधि। कीमत देखना कितनी बड़ी गई। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई। संधि का मतलब होता है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, आपकी डिमांड पूरी करेंगे। क्या क्या देना पड़ा सुन लो जरा, ताज्जुब सुन लो। कि अपना आधा राज्य हमें दो, टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य देना पड़ा। और 1792 में 3 करोड़ रुपया देने पड़े।
3 करोड़ की वैल्यू तुम समझ लो। 1792 में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़। और फिर देखो ऐसा नहीं है, और ये भी कहा तत्काल अगर 3 करोड़ रुपया टीपू सुल्तान नहीं दे पा रहे तो अपने दोनों लड़का हमारे पास जमा कर दो। टीपू सुल्तान ने अपना 2 लड़के अंग्रेजों के पास जमा कर दे कि भैया जी गारंटी के तौर पर रखो। फिर देखो कॉर्नवालिस ने दिमाग लगाया। कॉर्नवालिस ने इस आधे राज को 3 हिस्सों में बांटा। मराठों को दिया क्योंकि इनके साथ थे, निजाम को दिया, और साथ में निजाम भी इनके साथ हुए के थे, और खुद अंग्रेजों ने ले लिया आधा हिस्सा, और 3 करोड़ रुपया को बंटवारा कर दो। बाद में जब पूरे 3 करोड़ रुपये आए गए तब इनने उनके दोनों लड़का छोड़े। ये है श्रीरंगपट्टनम की संधि, इतनी फेमस थी। समझ में आया? हम 8 पे आए रहे। क्या काम करती प्रार्थना संस्था, पूरी डिटेल नहीं बताते हो। 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक सामाजिक सुधार एक आंदोलन तैयार हुआ था। उस आंदोलन का नाम क्या था? प्रार्थना समाज। अब इसके बारे में समझ लो। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कहाँ पर की? मुंबई में की। और इस संस्था का काम था समाज में कुरीतियां जो फैली हैं उनको दूर करना। कौन कौन सी कुरीतियां थीं? उन्होंने कहा सबसे पहले जाति व्यवस्था बंद करी जाए, जो जात के आधार पर भेदभाव हो रहा है इसको बंद करो, अपने धर्म में जो कुरीतियां फैली हैं इनको बंद किया जाए, ठीक, साथ में विधवा पुनर्विवाह लागू किया जाए, सती प्रथा को बंद किया जाए। ये तमाम कुरीतियां थी, इनको दूर करने के लिए। अब आई जाओ आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। ये भी धर्म सुधार आंदोलन है। हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी कि मूर्ति पूजा, कि दुनिया भर के संतों की पूजा, कोई लेना देना नहीं, तो उनका विरोध करने के लिए, सुधार के लिए 1875 में आर्य समाज बना, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज की बात करें तो ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले ये क्यों बनाया गया? ये इस वजह से बनाया गया था कि जो दलितों के उत्थान के लिए तथा जो पिछड़ी महिलाएं हैं उनमें शिक्षा का प्रचार करने के लिए, दलितों के उत्थान और जो पिछड़ी महिलाएं हैं जैसे आदिवासी महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, तो उनमें शिक्षा का प्रचार करने के लिए ये बनाया गया। अब आई जाओ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। किसने की? राजा राम मोहन राय ने की ब्रह्म समाज की स्थापना। अब हम फिर रिपीट कर दें। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले महिलाओं की शिक्षा के लिए, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। और ये ध्यान रखना ये चारों संस्थाएं धर्म सुधार से संबंधित हैं। भारत में धर्म सुधार सामाजिक सुधार की संस्थाएं हैं, कोई धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं, क्योंकि सभी हिंदू धर्म से संबंधित हैं, सभी के संस्थापक हिंदू हैं। लेकिन केवल भारत में जो कुरीतियां थीं कि विधवा पुनर्विवाह नहीं हुए, कि सती प्रथा हुई, दुनिया भर का तमाशा जो नौटंकी थी उसको बंद करने के लिए किया गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बताओगे आप। बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की, ध्यान सुने तो सब याद हुए, किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा की गई? तो ध्यान रखना अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो थी बंगाल का एक क्रांतिकारी संगठन था, क्रांतिकारी जो अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य कर रहा था उनको भगाने के लिए। और वारिंद्र कुमार घोष के साथ एक व्यक्ति और नोट कर लो, जतीन्द्र कुमार बनर्जी, नोट करो 1902 नोट करो। केवल वारिंद्र कुमार घोष नहीं है, अनुशीलन समिति की जब स्थापना होती है पार्टी की तो 2 व्यक्ति साथ में हैं, एक तो वारिंद्र कुमार घोष साथ में है और दूसरा जतीन्द्र कुमार बनर्जी। और ध्यान रखना जहां पर बोस शब्द आ जाए या घोष शब्द आ जाए या बनर्जी शब्द आ जाए, ये सब पश्चिम बंगाल के हैं, इसलिए इस पार्टी की स्थापना कोलकाता में हुई थी। बात क्या कर रहे यार, बारह टोक रहे।
इस पार्टी की स्थापना कोलकाता में हुई थी, क्योंकि पीछे शब्द क्या लिखा हुआ है, घोष। घोष, बोस और बनर्जी ये सब पश्चिम बंगाल के लोग हैं, ये ध्यान रखना। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन है। हटाएं इस क्वेश्चन को। जी, अगला सुनो, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बताइए, किसी चर के, ये शायद ना बता पाओ तुम लोग, नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को क्या कहा जाता है? उसके वास्तविक या साधित मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? यथार्थ प्रेरक, या इसके बारे में लिख दो। यथार्थ प्रेरक को हम लोग एक्स पोस्ट भी बोलते हैं। एक्स पोस्ट क्या होती है, जरा नोट करो। एक्स पोस्ट लिखो। यथार्थ प्रेरक को एक्स पोस्ट कहते हैं। यथार्थ प्रेरक को एक्स पोस्ट कहते हैं। ये भविष्य के रिटर्न की, भविष्य के रिटर्न की, भविष्य के रिटर्न की संभावना की भविष्यवाणी करता है। भविष्य के रिटर्न की संभावना की भविष्यवाणी करता है। भविष्य के रिटर्न की संभावना की भविष्यवाणी करता है एक्स पोस्ट। यानी एक्स पोस्ट या यथार्थ प्रेरक के द्वारा ये होता है कि भविष्य में जो तुमने पूंजी लगाई है इसका तुमको रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका एक बारे में जानकारी देता है अर्थव्यवस्था में। 11, किसी भी अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मापक कौन सा है? यानी किसी भी देश की अगर तुम्हें अर्थव्यवस्था का साइज नापना है, आकार नापना है, उसकी अर्थव्यवस्था को जानना है कि ठीक है कि खराब है कि बिल्कुल बेकार है या अच्छी है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा? शुद्ध घरेलू अनुपात एनडीपी रहेगा, या सकल शुद्ध उत्पाद जीएनपी कहलाएगा, या शुद्ध राष्ट्रीय अनुपात एनएनपी कहलाएगा, या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाएगा। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सबसे बढ़िया मापन कौन सा है, सबसे आसान कौन सा है, बताओ। बैठे हो मोबाइल, देखो, सबसे आसान, बातचीत ना करो, और सबसे सरल जो है वो है जीडीपी। आए गए तो भाई बैठो बैठो बैठो। पता नहीं कौन दुनिया में थे, एक आईटीएन बाबा हैं जो बेरोजगार बाबा हैं, इन्हों को एक संगठन है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाएगा, और जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूरा हिंदी अंग्रेजी में नाम है, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसी के द्वारा किसी भी देश का हम आकार, उसकी अर्थव्यवस्था को जान सकते हैं। आए हो तो वो नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई। स्टेट बैंक कैसी बैंक है? एक वाणिज्य बैंक है। इसके बारे में समझ लो, 3 बैंकें थीं, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ कोलकाता। ठीक, कितनी बैंकें थीं? 3। महाराष्ट्र, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ कलकत्ता। तीनों बैंकों को मिलाया गया। कब मिलाया गया? 1921 में। और एक बैंक बनाएगी जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। क्या नाम रखा गया? इंपीरियल बैंक। बात सुनते रहे ना, इंपीरियल बैंक रखा गया। बाद में क्या हुआ? 1955 में। कब? 1955 में इसी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है, और राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसी बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई बैंक नहीं थी, पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक था। और बाद में जब 1921 में 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया, तब इसका नाम हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। इसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। ये बात खोपड़ी में
कायदे से डाल लो। मुंबई महाराष्ट्र वही की बात। हाँ, इसको जरा आज हम कायदे से समझा दें। क्या होता है SLR, जरा नोट करो। बैंकिंग क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो पहले SLR का फुल फॉर्म लिखो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, पढ़वे मौन नहीं आए रो है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हिंदी में नाम लिख दो वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात, हिंदी में नाम लिखो पहले, वैधानिक तरलता अनुपात। और इसकी जरा व्याख्या लिखना है क्या होता है, जरा नोट करो। प्रत्येक वाणिज्य बैंक को, नोट कर लियो, प्रत्येक वाणिज्य बैंक को कुछ परसेंट भाग, जितनी बड़ी बैंक है उसी का कुछ परसेंट भाग नगद या सोना या विदेशी मुद्रा के भंडार के रूप में, नगद, सोना या विदेशी मुद्रा के भंडार के रूप में, ध्यान सुनना, बातचीत नहीं करे हो, विदेशी मुद्रा के भंडार के रूप में अपने पास ही सुरक्षित रखना पड़ता है। ठीक, समझ गए का? तुमने कोई बैंक खोली है तो उस, अगर तुमने जैसे मान लो 500 करोड़ की बैंक खोली है तो 5 करोड़ रुपया को चाहे विदेशी मुद्रा अपनी बैंक में रख लो, चाहे 5 करोड़ का तुम सोना, और चाहे 5 करोड़ रुपया नगद भी रख दो अपने पास सुरक्षित। आनंद बताओ काहे के मारे रखो जाता है? गलत। RBI ने अपने ही पास रखना है। क्यों रखना है? ताकि वित्तीय संकट के दौरान, ताकि वित्तीय संकट के दौरान यह आरक्षित मुद्रा काम में लाई जा सके। तुम्हारे बैंक ऊपर एकदम कर्ज हो तुम्हारी खुद की बैंक में, तो जो पैसा तुम काम में ले आओ, ताकि वित्तीय संकट के दौरान यह मुद्रा काम में लाई जा सके। बात सबके पल्ले पड़ गई। हमने क्यों रखा है पैसा? कि बाई चांस बैंक घाटे में चली गई तो वो पैसा हम निकाल के अपना यूज कर लें, ग्राहकों को दे सकें, अपने आप को उभार सकें। इसी वजह से वैधानिक तरलता अनुपात हमने यूज किया है। इसी में एक पॉइंट और नोट करो, CRR, नोट करो CRR। C का मतलब कैश, R का मतलब रिजर्व, दूसरे R का मतलब है रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को बोलते हैं हिंदी में नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात। इसमें क्या होता है बाबू? देखो, जो SLR है इसमें तो हमें अपने पास ही रखना है, और CRR में नोट करके लिख दो, वाणिज्य बैंकों को, वाणिज्य बैंक के SBI कोई मान लो, कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास नगद के रूप में, वाणिज्य बैंकों को कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास नगद के रूप में जमा करना होता है, गारंटी के तौर पर नगद के रूप में जमा करना होता है। अच्छा, काय के मारे जमा रखते हैं? गारंटी। जैसे तुम कोई एजेंसी लेने जाओ तो कि भैया 50,000 सिक्योरिटी जमा करो, तो 5 लाख की एजेंसी लो, तो CRR में रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ेगा, और SLR में अपने स्वयं के पास जमा करना पड़ेगा। ठीक।